श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूज, अपनी उस बात को पूरा करते हुए जो हमने मॉरिशस में हमारे सभी साथियों के कही थी कि हम जो भी इस यात्रा में हमारे साथ कविगण उपस्थित हैं, हम एक एक करके सबका साक्षात्कार अपने रेडियो पर उपलब्ध कराएंगे। साथियों, उस श्रृंखला को हमने शुरू कर दिया है। पहले हमने डॉक्टर कविता प्रभा का इंटरव्यू ऑनलाइन लिया और हमारे YouTube पर वो अवेलेबल है। आप में से जो भी उस साक्षात्कार को सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। साथियों, आज मैडम प्रीति को रिक्वेस्ट करके हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है और मिस्टर राजपाल यादव, जो कि हम सब जानते हैं किस तरह से एक सशक्त कवि हैं, अपनी बात को बहुत अलग अलग ढंग से कहने की क्षमता रखते हैं। आज उनको भी हमने गुजारिश की कि वो हमारे स्टूडियो में आए और हम उनकी साहित्यिक यात्रा का पूरा वृत्तांत उनके मुख से सुने। यादव साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। और मैं प्रीति जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी अपने गृहस्थ जीवन से हमारे लिए समय निकाला और आज श्री राजपाल यादव के साक्षात्कार करने में वो मेरी मदद कर रही हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यादव साहब, हम सब ने मॉरिशस में आपकी काव्य प्रतिभा को बड़े अच्छे से सुना और बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया। जी। आज मैं ये चाहता हूं कि वो जो आपकी प्रतिभा है वो सिर्फ मॉरिशस के उन लोगों तक ही सीमित ना रहे जो वहां उपस्थित हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे रेडियो के माध्यम से जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सुनाई देता है, 24 घंटे चलता है और आप जैसे कवियों की बात को सुनने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वो हम आज आपसे आपका इंटरव्यू करते हुए वो हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी काव्य गोष्ठी की, आपके कविता की, आपके कवि होने की यात्रा की शुरुआत कब हुई? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गंभीर साहब। आपने मुझे आमंत्रित किया इस प्रतिष्ठित रेडियो भुज के इस साक्षात्कार कार्यक्रम में, और रेडियो भुज के जितने भी श्रोतागण हैं, मैं उनका सादर अभिवादन करता हूं। और आपने बहुत ही सही प्रश्न किया कि जो साहित्यिक यात्रा मेरी कहां से शुरू हुई, तो इसकी मैं अगर स्टोरी बताने लगूंगा तो लेकिन मैं संक्षेप में ही बताता हूँ। जी, ऐसे तो विद्यार्थी जीवन से जब मैं कॉलेज में था तभी से मैं लिख रहा था, कॉलेज की मैगजीन में भी कविताएं छपती थी जी। लेकिन जो सही में जो मेरी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई, उसमें करगिल युद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। यस, उससे ज्यादा प्रभावित हुए जी। 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ और पूरा देश में एक देशभक्ति का ज्वार, एक संचार फैला हुआ था जी। लोग जो है जगह जगह पर जुलूस निकाल रहे थे, तख्तियां लेकर करके स्कूल के बच्चे देशभक्ति के नारे लगा रहे थे जी। तो उस समय सही में मेरी कलम जो है चली जी, क्योंकि मैं एक आर्मी अधिकारी का पुत्र भी हूँ। ओके। और पृष्ठभूमि मेरी सैनिक परिवार से आती है जी, और कृषक परिवार भी है और सैनिक परिवार भी है जी। तो इसलिए वो उस समय मैं भारत कोकिंग लिमिटेड जो सरकारी संस्थान है उसमें प्रबंधक था। ओके। धनबाद में।
ओके। तो वहाँ पर इसके साथ में अपनी प्रबंधन जो क्षमता है उसके साथ साथ में मैं लिखता भी रहता हूँ। राइट। तो इस कारगिल युद्ध ने मेरे को प्रभावित किया लिखने के लिए जी। और उस समय एक से बढ़कर के एक रचनाएं लिखी थी। मैं आज भी विश्वास नहीं कर पाता हूँ, आज जब इतने मैच्योर हम हो गए हैं, 5 किताबें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं जी, वो भी सर्विस काल के दौरान जी। लेकिन जब पहली जो मेरी किताब आई थी आँच में आने देंगे, वो 1999 के जी पृष्ठभूमि में जितनी कविताएं जो देशभक्ति की मैक्सिमम लिखी गई जी, और उसके बाद वो 2001 में प्राची प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित। ओके। उसकी 1000 प्रतियां निकली थी, आज मेरे पास केवल 1 प्रति नमूने के लिए बाकी है। अरे वाह। तो वो उस समय का जो ज्वार था। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि जब उस समय में जो वहाँ के जो स्थानीय पेपर होते थे, दैनिक पेपर होते थे, हिंदी पेपर, उनमें मैं कविताएं अपनी फोटो के साथ भेजता था और सारी मेरी जी, क्योंकि इस प्रकार की कविताएं और लेख भी भेजता था। तो लोगों को आइडिया हो गया था कि इनकी है, इनकी रचनाएं आती हैं। ठीक है। तो उनको देख करके जो स्कूल के बच्चे, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल, मैंने कई 2-3 स्कूलों को देखा है कि उनकी जो बच्चों की तख्तियां जो जुलूस निकाल रहे हैं, तो मेरी पंक्तियां अच्छा। उनकी तख्तियों का, तो वो मैंने अखबार जब मैं पढ़ता था, अखबार में पता लगता था कि ये मेरी पंक्तियां हैं, उन्होंने उद्धृत करके और बच्चों की तख्तियों के ऊपर लिखी थी। तो ये मेरे लिए एक गर्व का विषय था कि कम से कम मैं जो लेखन कर रहा हूँ वो सार्थक हुआ। हम ये चाहेंगे कि आप इस काल की कोई ऐसी कविता जो आपको याद हो, बिल्कुल आप हमारे श्रोताओं को नमूने के तौर पर वो कविता सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही पंक्तियां सुनाता हूँ जी, जो स्कूल के बच्चों की तख्तियों के ऊपर लिखी थी। बहुत अच्छा। मैंने जो शुरू में उस करगिल युद्ध के समय में जो लिखी थी, तो आज भी मेरी प्रिय पंक्तियां हैं। जी जी जी। वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में, वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में, जकड़ नहीं सकती कोई ताकत भारत को जंजीरों में। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। वीर शहीदों की गाथा का कलम करो ऐसा गुणगान, वीर शहीदों की गाथा का कलम करो ऐसा गुणगान, जननी धरा वसुंधरा खातिर बंदा बंदा दे बलिदान। क्या बात है। जननी धरा वसुंधरा खातिर बंदा बंदा दे बलिदान। बहुत सुंदर। तो ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं, ऐसे तो बहुत सी रचनाएं लिखी। ठीक है। आप मैडम प्रीति मुखातिब हूँ इनसे। आप को मैं बहुत सुनती हूँ जी जी। और जो मैं आपका पक्ष देख पाई हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि कोल इंडिया का जनरल मैनेजर जी, और आज जहाँ जितनी भी काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, जब भी मैं जाती हूँ, जब भी मुझे जाने का मौका मिलता है या मैं फेसबुक पे देखती हूँ और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे आप हमेशा वहाँ मिलते हैं जी। तो क्या आपको कहीं ये बाधा नहीं आती कि आप इतनी ऊंची पोस्ट छोड़कर आए हो और फिर आप आराम से किसी के भी बीच में चले जाते हो कविता सुनाने? मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ, आपको कैसा लगता है? नहीं प्रीति जी, देखिए मैं, ये मेरी हॉबी रही है जी, जो साहित्य में जो रुचि है और हिंदी के प्रति, जो हिंदी के प्रचार प्रसार के प्रति, मतलब मैं दिल से समर्पित हूँ। मैं जब महाप्रबंधक राजभाषा का प्रभार भी मेरे पास था, मैं तो प्रबंधन का विद्यार्थी रहा, HR जो प्रबंधन है, कार्मिक प्रशासन, तो राजभाषा विभाग मेरे अधीन था। बहुत बड़ी कंपनी थी भारत कोचिंग को लिमिटेड, 50,000 सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे। तो वहाँ भी मैंने राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और सेमिनार करवाए। और हमारी कंपनी को हमेशा ही जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 राज्य हैं, वहाँ उनमें जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो राजभाषा विभाग है, कई बार मेरे जो रहते 5 साल में महाप्रबंधक था, तो उनको प्रथम और द्वितीय पुरस्कार मिला। तो ये मेरी एक अपनी आत्मसंतुष्टि है कि मैं अपनी हिंदी के लिए कुछ कर पाया। और जहाँ तक आप बोल रही हैं कि आप जनरल मैनेजर की पोस्ट पे रह करके आप गोष्ठियों में इतने सहज तरीके से चले जाते हैं, तो ये यहाँ अब मैं जनरल मैनेजर नहीं, मैं यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन हूँ, साधारण नागरिक हूँ और एक कवि के तौर पर जाता हूँ। तो इसलिए मैं उस ओहदे को एक तरफ रख देता हूँ।
और मेरे को अच्छा लगता है। मैंने एक बार देखा कि कहीं पे एक बहुत छोटा सा स्कूल था सर, जी और वहाँ पे कुछ ऐसा हमें एक पोस्टर लगाना था जिसके साथ हम गए, तो कोई कील वील भी नहीं लगी थी। तो तब तक राजपाल भाई आए और उन्होंने बोला मैं टांग देता हूँ क्योंकि लंबे थे, इतना करके वहाँ टांग दिया। तो उस दिन से मेरे मन में ये प्रश्न उठा है। और मैं जो आपके काव्य प्रतिभा में सबसे ज़्यादा जो पसंद करती हूँ, आपका जो रूप है वो मुझे जगीरा पसंद है। अच्छा। मैं हमेशा जब आपको जगीरा कहते हुए सुनती हूँ तो मुझे लगता है मैं बार बार मुझे ये सुनना चाहिए। जी, आपने एक बहुत ही मौलिक प्रश्न राजपाल जी से किया है। हाँ। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। कारण ये है, वैसे तो राजपाल जी ने अपनी बात को बड़े अच्छे से व्यक्त कर दिया, लेकिन क्योंकि मैं भी एक शायर होने का दम भरता हूँ, बहुत अच्छे शायर हैं। नहीं, उस लेवल की बात मैं नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति कवि होता है या शायर होता है तो औधा बिल्कुल आड़े नहीं आता, बिल्कुल नहीं। रादर होता ये है कि आप औधे का जो लबादा है उसको एक तरफ रख देते हैं, बिल्कुल, और वहां पर आपका जो कवि है, जो शायर है, बिल्कुल, वो जागृत हो जाता है और आपको लगता है कि आपके कवित्व की, आपके शायर के नम्रता, उसकी नम्रता को आप स्वयं में अपने आप को देखने लगते हैं और असेस करने लगते हैं। तो राजपाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आदमी एक कविता, और वो भी देशभक्ति की कविता, तो उस समय तो फिर या तो वो देशभक्ति कविता ध्यान में रहती है और या वो ऑडियंस जो सामने होती है वो ध्यान में। बिल्कुल। तो राजपाल जी, आपकी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम जगीरा पर भी आएंगे, बात करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि विधिवत ढंग से आपका लेखन, आपकी पुस्तकें कब पब्लिश हुई और कितनी पुस्तकें आप अब तक लिख चुके? जी, मैंने जैसे कि आपको पहले कहा कि जो मेरी प्रथम पुस्तक है आँच न आने देंगे, जी, वो 2001 में प्रकाशित हुई, प्राची प्रकाशन। और दूसरी मेरी पुस्तक आगत का स्वागत, ओके, वो पूरी साहित्यिक है, मतलब आधुनिक कविताएं जो होती हैं ना, ये जैसे छंदोबद्ध कविताएं कम है उसमें, और उसमें आधुनिक कविताएं जो साहित्यिक, बौद्धिक कविताएं, जो बौद्धिक कविताएं, मैं आज भी सबसे अपनी उत्कृष्ट पुस्तक मानता हूँ आगत का स्वागत का, जो समय प्रकाशन में प्रकाशित हुई थी 2005 में। और उसका विमोचन किया था नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कोलकाता में, उसमें कोलकाता में प्रतिष्ठापित था में। वहाँ जो गृह मंत्रालय के जो राजभाषा सचिव IAS रैंक के जो होते हैं, सतपति साहब मेरे को याद है, उन्होंने उसका विमोचन किया। और उसमें उन्होंने मेरी 2-3 चीजें जो मैंने हिंदी के ऊपर लिखी थी, वो विमोचन के टाइम में जब उसके बाद सुनाते हैं ना, दिखाते हैं, तो अपने उद्बोधन में उद्धृत की थी कि राजपाल जी की ये कृतियाँ मेरे को बहुत पसंद है। तो वो मैंने व्यंग लिखा था। हिंदी का जो स्थिति है, राजभाषा जो सरकारी कार्यालयों में हम जो सितंबर महीने में जो मना लेते हैं, साल में एक बार अपनी हिंदी को याद करते हैं, वो पूरे साल भूल जाते हैं। बिल्कुल सच बात। तो मैंने लिखा था, अपने ही देश में हिंदी की दशा का ये कैसा अजब तमाशा है। अपने ही देश में हिंदी की दशा का ये कैसा अजब तमाशा है। नहीं आता यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है। नहीं आता यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है। तो ये उन्होंने उद्धृत करके सुनाई। तो मुझे लगा कि देखो, इतने बड़े अधिकारी, और उन्होंने इतनी देर में पुस्तक में मेरी पढ़ ली, और उसमें से निकाल भी लिया कि मेरे को क्या चीज को बोलना है। तो 2005 में ये हुई, और 2008 में उसके बाद मेरी पुस्तक आई, कविताओं में कोल इंडिया और हम। और ये पुस्तक सदीनामा प्रकाशन कोलकाता से प्रकाशित 2008। उनके चीफ एडिटर हमारे पास भी आ चुके हैं। वो इनके
वशिष्ठ जी के अच्छे मित्र हैं। जी जी जी। हाँ, और वो अपनी अच्छा मैगजीन भी मेरे पास भेजते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ। तो उस पुस्तक का विमोचन किया था तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री, अच्छा तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री बगड़ौदिया, अच्छा। नाम याद होगा। तो वो उनके कर कमलों से जो कोल इंडिया का स्थापना दिवस होता है, वार्षिक स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं, तो उसमें कविताओं में कोल इंडिया और हम का विमोचन हुआ। और ये प्रथम ऐसी पुस्तक है, उसकी भूमिका में भी लिखा हुआ है जो प्रकाशित कि जिसमें किसी कवि ने अपनी कंपनी के बारे में कविताएं लिखी। अब मतलब सारी कविताएं अपनी जो हमारी कोल इंडिया की 8 कंपनियां हैं। कोल इंडिया तो एक बहुत होल्डिंग कंपनी है, बहुत बड़ी। उसके अंडर डिफरेंट स्टेट में 8 सरकारी कंपनियां हैं, तो हम कहीं भी स्थानांतरण हमारा हो सकता है। तो उन्हीं के मजदूरों से संबंधित, अधिकारियों से संबंधित, और कोयले की खान में कैसे कहाँ काम होता है, उसकी जो ट्रेड यूनियंस है जिनसे हम डील करते थे, तो उस भ्रष्टाचार है, कुछ भी जो भी विषय है, तो वो पहली पुस्तक थी कि जिसमें केवल अपनी कंपनी को केंद्रित करके कविताएं सारी लिखी। तो ये मेरे लिए एक उपलब्धि थी, और कोयला मंत्री से विमोचन हुआ। ठीक है, और बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि आप किसी भी टॉपिक पे कभी भी तुरंत भी कविता लिख सकते हैं। हाँ, वो तो मेरा जो मैं प्रत्येक दिन yes. सामूहिक घटना चक्र के ऊपर लिखता हूँ। उसके बाद में 2012 में जब मैं महानदी गोल्ड लिमिटेड संबलपुर में पदस्थापित था, उसके प्रबंधक के रूप में, तो उस समय मेरी पुस्तक आई एक और दस्तक। ओके, एक और दस्तक। तो उसमें बहुत सी रचनाएं हैं, सभी विषयों से संबंधित हैं, कई भाग हैं उसके। और फिर मेरी 5वीं पुस्तक आई, मेरा जो रिटायरमेंट हुआ 2020 में, उस समय अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है, उसके समारोह में जो हमारे सीएमडी और जो पूरा निदेशक मंडल था, उसके कर कमलों से विमोचन हुआ। तो वो पुस्तक थी अभी थका नहीं हूँ मैं। अच्छा, गुड। अभी थका नहीं। वो मैंने यार सब एक बात देखी है, आपने जितनी भी 5 शायद पुस्तकें लिखी हैं, 5 पुस्तकों का जो टाइटल है, बिल्कुल, वो बहुत ही सजेस्टिव है, आकर्षक। हाँ, आकर्षक भी है, सजेस्टिव भी है। जी जी। वो अपने आप में पूरे थीम को बयान करने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आप इन थीम्स को, इन टाइटल्स को ध्यान में रखकर कोई अपनी कविता की यात्रा के बारे में बात करेंगे? ये तो जो टाइम टू टाइम जो कविता, इनके जो पुस्तकों के शीर्षक जो लिखे गए, तो ये कोई मैंने कहीं गूगल में सर्च करके और ये करके तो कोई टाइटल बनाए। ये तो आप जब पुस्तक लिख रहे हैं तो अचानक आपके मन में आता है कि बिल्कुल, या फिर कभी उससे कोई ऐसी कविता होती है जिसके ऊपर, जैसे अभी आपने कहा कि आपने अपनी आखिरी पुस्तक अभी थका नहीं, हाँ, ये टाइटल रखा कि अभी थका नहीं, अभी थका नहीं हूँ मैं। हाँ, that in itself is very suggestive कि मैं भले ही रिटायर हो गया हूँ, थका नहीं, लेकिन मैं अभी थका नहीं। तो इसका कोई सेंट्रल, इसकी ऊपर में कविता है। हाँ, वही मैं कविता, क्योंकि अभी मेरे पास में चलिए, लेकिन ये बहुत ही अच्छी कविता है इसके ऊपर में, अभी थका नहीं हूँ मैं। तो उसमें कई स्टेंजा है काफी। ठीक है जी मैम, आप बात करें। तो ये बात ना आपकी बिल्कुल सच है जी, कि जो हमारे यहाँ की रिटायरमेंट एज होती है उसमें आदमी बिल्कुल नहीं थकता, और बल्कि वहाँ से एक दूसरी खूबसूरत पारी शुरू करता है। तो ये मुझे हमेशा से लगता भी रहता है। मुझे लगता है नहीं, ये 60 इयर्स ज़रा कम ही है ना? कुछ नहीं। बिल्कुल। मैं फिर से अपने उसी बात पर आती हूँ कि आप मुझे एक जगीरा सुनाएं। जी हाँ, तो आपकी जो फरमाइश मैं जरूर पूरा करूँगा। और क्योंकि जो मेरा जो मुख्य शगल रहा है कि मैं जो देशभक्ति से संबंधित ही ज़्यादा लिखता हूँ, ऐसे सारी विधाओं में देखता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रत्येक दिन एक रचना मेरी आती है, चाहे मुक्तक हो, दोहे हों, चाहे कोई रचना हो, सामयिक, जैसे अभी चंद्रयान वाला एपिसोड हुआ, उसी में भी काफ़ी। तो मैं आपको राष्ट्र के नाम एक जगीरा कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ। मेरा ये पैगाम जगीरा
सुनो जिगर को थाम जगीरा, मेरा ये पैगाम जगीरा। सुनो जिगर को थाम जगीरा, राष्ट्र नवनिर्माण साथियों सबसे पहला काम जगीरा। राष्ट्र नवनिर्माण साथियों सबसे पहला काम जगीरा। महाशक्ति कहलाए भारत, महाशक्ति कहलाए भारत, गूंजे उसका नाम जगीरा। महाशक्ति कहलाए भारत, गूंजे उसका नाम जगीरा। प्राण भले ही जाएं बेशक, अडिग रहे सम्मान जगीरा। प्राण भले ही जाएं बेशक, अडिग रहे सम्मान जगीरा। राष्ट्र ध्वज पर आँच न आए, राष्ट्र ध्वज पर आँच न आए, रखना ये भी ध्यान जगीरा। राज धर्म से बड़ा न कोई, ना पैगंबर राम जगीरा। राज धर्म से बड़ा न कोई, ना पैगंबर राम जगीरा। तो ऐसी लंबी कविता है, बहुत अच्छी। तो ये जगीरा की आपकी फरमाइश थी। तो राजपाल जी, ये कविता और दूसरी तरफ हमारे टेलीविजन पर चंद्रयान पर भारत जी के द्वारा विजय प्राप्त करना जी अपने आप में एक अभूतपूर्व, मतलब हमें लगता है कि हमारा भारतीय होना सार्थक हो गया। बिल्कुल। और इस समय जब पाकिस्तान के यहाँ की जो बातें सुनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से वो पाकिस्तान में रह के अपने को कोसते हैं और ये कहते हैं कि काश हमारे को भी ऐसा प्रधानमंत्री मिल जाता, बिल्कुल, तो हमारा वाकई ही गर्व से सीना चौड़ा कर देता है। बिल्कुल। और आपकी ये कविता सुन के मैं समझता हूँ कि उस पे और चार चांद लग जाते हैं। तो आपकी इस यात्रा में और कुछ आप बताना चाहें तो प्लीज बताइए। यात्रा में तो कहने को बहुत कुछ है। मैं एक चीज का प्रसंग इसका मैं उदाहरण दूंगा जी। करगिल युद्ध की जब बात हुई थी जी, मैं उस समय भारतीय सांस्कृतिक विचार मंच था जी, तो उसका मैं संयोजक था जी, क्योंकि साहित्यिक मेरी रुचि थी ही, मैं लिख ही रहा था। तो हमारी एक बहुत मेरे फॉलोअर थे जी, तो जो साहित्य में इंटरेस्ट रखते थे, हम कार्यक्रम भी बीच में कराते रहते थे। तो जब ये एपिसोड चल रहा था करगिल वाला, तो हम लोगों ने एक जो मेरे नेतृत्व में मेरा जो मेरी पदस्थापना थी वो बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर थी जी। एक नदी का जो 1 किलोमीटर का पुल पार होता था, बंगाल पहुंच जाते थे, बराकर में, वेस्ट बंगाल, और मैं इसके पहले चिरकुंडा था। तो वहाँ से हमने एक बोफोर्स तोप, क्योंकि उस समय बोफोर्स तोप का पूरा ये चल रहा था, बोफोर्स तोप की काम कर रही थी वहाँ। तो हम लोगों ने एक झांकी निकाली बिहार से, झारखंड से हम बंगाल में गए। बंगाल का मार्केट में, बराकर का मार्केट है, हमने परमिशन ली प्रशासन से कि हम 1 घंटे का, हम 4 बजे के करीब का, मेरे को जितना समय याद है, हम लोग ये झांकी निकालेंगे, देशभक्ति के प्रति एक नुक्कड़ नाटक करेंगे। ओके। अच्छा। मार्केट में, चौराहे पर। तो वो बोफोर्स तोप हम लेकर के आए वहां से, एक मेटाडोर में डाल करके। अच्छा। उसका खाका तैयार किया हमारे ही साहित्यकारों ने, कवियों ने। हाकिम अंसारी बोल के एक लड़का था, तो वो बोफोर्स तोप को हमने लादा और करीब 500 की संख्या में देशभक्ति के नारे लगाते हुए हम चिरकुंडा से चल करके बराकर में आए, करीब 1.5 किलोमीटर का सफर तय करके पैदल। और बराकर में घुसते ही जो उनका मेन चौराहा था, वहाँ पर सब गोल दायरा बना लिया और हमने नुक्कड़ नाटक किया, तो देशभक्ति से किया। तो ये उपलब्धि मेरे को नजर आती है कि कुछ दिन, अगले दिन पूरे अखबार भरे पड़े कि इतना बड़ा जुलूस निकाला है और इन्होंने नुक्कड़ नाटक किया। तो ये कभी ऐसे वाकई हो जाते हैं। ये साहित्यकार का हृदय है। ये और उस समय मैं बस एक समाज को जगाया, प्रबंधक है, ऊपर प्रबंधक था, बल्कि मिडल मैनेजमेंट में था। बाद में तो सेवानिवृत्ति तो महाप्रबंधक से हुई, लेकिन क्योंकि शुरू से इंटरेस्ट था और इसलिए ये सब, तो वो मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि वो प्रसंग मेरे को हमेशा याद है और मैं हमेशा उद्धृत करता हूँ। देखिए प्रीति जी, कई बार कवि सिर्फ शब्दों से नहीं होता जी। उसका जो भीतरी जोश है, उसका जो पूरा व्यक्तित्व है, वो उसमें इस तरह से डूब जाता है कि फिर
जो कवि का कवित्व है वह निकलता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो राजपाल जी, आपकी ये यात्रा बहुत अभिमान पूर्वक रही है, बहुत ही गौरवशाली रही है। हम आपको इसकी बहुत बहुत मुबारक देते हैं। बहुत और मैं और प्रीति जी मिलके हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस जज्बे को आप बनाए रखिए। हमें इस बात का बहुत गौरव है और हम प्राउड फील करते हैं कि आप हमारे गुड़गांव के एक साहित्यिक कवि हैं और जहाँ जहाँ भी जाते हैं आपका ओतपूर्ण कविता का जो भाव है वो बहुत सराहा जाता है। और सिर्फ 3 सालों की आपकी यात्रा है गुड़गांव की, और 3 सालों में मुझे लगता है कि मैंने आपको हर जगह पाया है, हर न्यूज़पेपर में पाया है। तो ये आपकी एक बड़ी उपलब्धि है और ईश्वर ऐसे ही आपको, ये आप लोगों का प्यार है, स्नेह है। प्रीति जी अभी मुझे बता रहे थे कि आप उदयपुर जा रहे हैं। अच्छा। और वहाँ पर पूरे इंडिया से बहुत से कवियों को बुलाया गया है। आप भी 3 दिन के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है। अभी आपको एक बड़ा सम्मान मिला पटियाला में। हाँ, डॉक्टर मनोज कुमार साहित्य गौरव सम्मान 2023। ये प्रतिभा माई हैं, वो अपने हस्बैंड के नाम से, के हस्बैंड की स्मृति में ये प्रत्येक वर्ष 2 पुरस्कार देते। और हमने मॉरिशस में आपको बहुत अच्छी तरीके से सुना। और आपकी सहृदयता की मैं कायल हूँ कि अगर मैं आपको बस में कहती थी कि आप बस में काव्य पाठ करें तो आप बस में भी कर देते थे। तो इतने बड़े कवि को अपने बीच पाकर हम लोग धन्य हुए आज। तो साथियों, ये थी साहित्यिक यात्रा श्री राजपाल यादव की, जो हमारे गुड़गांव के वासी हैं। और हमें इस बात का गर्व है कि आप काव्य पाठ में उन कविताओं में हर एक बात को कहने का दम रखते हैं जो हमारे आसपास जीवन में घटित हो रही हैं। ऑफ कोर्स इसमें देशभक्ति का भाव प्रमुख है, लेकिन बाकी विषयों पर भी आप अपनी कलम चलाते हैं। और इस समय ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर अपनी बात को कहने में संकोच रखते हों। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका पुनः आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए और आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ स्टूडियो में व्यतीत किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।